प्रिय छात्रों, पिछले टर्म में मैंने श्वसन क्रिया का वर्णन किया था। उसमें बताया था कि श्वसन क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज का एक अणु है, वह पहले कोशिका द्रव्य में टूटता है और दो पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं और पाइरुविक अम्ल का यह अणु फिर प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स चक्र की क्रियाविधि संपन्न होती है और उसके उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है मुक्त होता है और यह संपूर्ण क्रिया श्वसन क्रिया है। तो इसमें दो पार्ट हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। पहले ही बताया गया था, ये कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में कोशिका कला है, ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। इसके अंदर ये भरा हुआ है, क्या है, कोशिका द्रव्य है और ये क्या है, संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया। दो संरचनाएं हमको देखनी है मुख्य रूप से। इसमें पहले से क्या है, ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज जो है पहले से विद्यमान है और ग्लूकोज का यहाँ कोशिका द्रव्य में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से ग्लाइकोलिसिस की क्रिया बनती है और इसमें एक ग्लूकोज के अणु से दो मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक एसिड। इस प्रकार से ग्लूकोज का एक अणु का पाइरुविक अम्ल के दो अणुओं में टूटने की यह संपूर्ण प्रक्रिया कहां पर संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य में। और इस प्रकार से कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली क्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ग्लूकोज जो हमारा कहां पर है, कोशिका द्रव्य में। इसका पहले क्या होता है, फास्फोरिलीकरण। इसमें फास्फेट जो है क्या करता है, अभिक्रिया करता है। किसके साथ, फास्फेट किसके साथ टूटता है, एटीपी के द्वारा। और टूट कर इसका फास्फेट मूलक किससे जुड़ता है, ग्लूकोज से। देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ये हेक्सोज, कौन सा एंजाइम, हेक्सोज। हेक्सोज एंजाइम के हेक्सोकाइनेज, हेक्सोज तो शर्करा हो गई, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की में और एमजी-आयन, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, ठीक है। इसमें कौन से आयन रहते हैं, मैग्नीशियम एमजी-आयन। और इस आयन के उपस्थिति में ये ग्लूकोज काहे बनता है, ग्लूकोज 6-फास्फेट, ग्लूकोज 6-फास्फेट में परिवर्तित हो जाता है। पहली चीज देखिए, ठीक है। इसमें एक मॉलिक्यूल इसमें होता है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्लूकोज 6-फास्फेट में बनता है और इसके बाद ये एटीपी से क्या बन जाता है, धन एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका ये फास्फेट टूटकर ग्लूकोज के द्वारा जुड़कर ग्लूकोज जो है 6-फास्फेट का निर्माण करता है और एडीपी बनता है। ये पहली प्रक्रिया है, फास्फोरिलीकरण। अब दूसरा है इसका आइसोमराइजेशन या कहते हैं समावयवीकरण, आइसोमराइजेशन। इसमें क्या होता है, ये फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6-फास्फेट, ग्लूकोज 6-फास्फेट, ये जो ग्लूकोज 6-फास्फेट बना था, ये ग्लूकोज 6-फास्फेट क्या होता है, एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्या करता है, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की, ये क्या होता है, फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, ग्लूकोज से बन जाता है
फ्रक्टोज 6 फास्फेट। यहां बनता क्या है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो दूसरी स्टेप है, ये कौन सी है स्टेप, दूसरी। ग्लूकोज एटीपी से अभिक्रिया करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, यहाँ एमजी आयन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है और एडीपी बनता है। फिर आइसोमराइजेशन की अभिक्रिया में या कहें समावयवीकरण की अभिक्रिया में ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फो हेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाता है। क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फिर तीसरा स्टेप है, फिर इसका जो है तीसरे स्टेप में क्या है, फिर दूसरा द्वितीय, पहला हो गया था यहां कर क्या, फास्फोरिलीकरण, अब होगा द्वितीय फास्फोरिलीकरण। तो क्या होगा, फिर एटीपी इसमें भाग देंगे, सहयोग करेंगे किसमें, यहां पर पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट था, ग्लूकोज के साथ एटीपी सहयोग कर रही थी। अब यहां पर हमारे पास बचा क्या, यहां पर बचा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। तो यहां पर हम लेंगे क्या, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये इसके साथ प्लस एटीपी, एटीपी और एटीपी के साथ फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यहां पर फास्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम से क्या होता है, ये फास्फेट इसका जो है एटीपी का फिर टूटेगा और इसके साथ फ्रक्टोज के साथ जुड़ेगा। तो क्या होगा, यहां बनेगा क्या, फ्रक्टोज। यहां पर क्या है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट है। तो यहां पर फ्रक्टोज 6 फास्फेट से क्या बनेगा, 1, यहां पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। यहां पर निर्माण होगा किसका, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। अब इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा या विदलन होगा। चौथी क्रिया क्या कहलाएगी, विदलन, इसी को कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज किया, इसमें विदलन में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का विखंडन होगा और 3 कार्बन वाले 2 यौगिक बनेंगे, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड तथा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के एक अणु बनते हैं। दोनों के एक अणु बनेंगे, एक बनेगा 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और एक बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। बात समझ में आ रही है, 2 अणु बनेंगे, फ्रक्टोज टूटेगा, यहाँ विदलन माने 2 भागों में बंटना। तो 3 कार्बन, यहाँ क्या कार्बन का फ्रक्टोज है, 6 कार्बन का यौगिक है, तो अब 3 कार्बन वाले यौगिक बनेंगे। तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बनेंगे क्या, विदलन की क्रिया में एक तो बनेगा इसमें फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एक तो बन गया फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा बनेगा क्या, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। दूसरा बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी क्या करता है, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या करता है, फॉस्फेट्स के द्वारा मिलकर ये फिर दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। फिर फास्फोरिलीकरण तथा उपचयी विहाइड्रोजनीकरण होगा। चौथा 5वां पॉइंट है। 5वें पॉइंट में क्या है, फास्फोरिलीकरण
फास्फोरिलीकरण तथा उपचयी विहाइड्रोजनीकरण, उपचयी विहाइड्रोजनीकरण, ये प्रोसेस इसमें जो है पांचवी स्टेप है। इसमें क्या होगा, 3 फास्फेट, यहां पर क्या है, विदलन में क्लीवेज में जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट था, यह फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट 2 अणुओं में टूट जाता है 3 कार्बन के, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड और दूसरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट पुनः 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगली प्रोसेस 5वां स्टेप आता है ग्लाइकोसिलिसिस में, फास्फोरिलीकरण या उपचयी विहाइड्रोजनीकरण। इसमें क्या है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये जो अणु बना है 3 कार्बन का, ये फास्फोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, देखिए 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो बना था, यह H3PO4, ये फास्फेट मूलक से, ये 2 मोल्स इसके और 2 मोल्स फास्फेट मूलक के, और ये बनाते क्या है 1,3, यहां क्या बनेगा, एजुकल टू 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाई फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है। फिर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि NAD नामक कोई एंजाइम उसमें से हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकाल देता है। देखिए कैसे, इसको साफ कर दें। यहां पर क्या था, बना था 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ये बना था 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसमें प्लस 2 NAD, ये NAD जो है क्या करता है, हाइड्रोजन को, जो है एंजाइम है, ये कोई एंजाइम है, हाइड्रोजन के 2 अणुओं को निकाल देता है। देखिए इससे क्या बनेगा, यहां पर देखें क्या बनता है, इसमें डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, यहां पर जो है डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनेगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड बनेगा, और यहां पर NAD था ये, तो ये क्या बन जाएगा, 2NAD इंटू 2H, या 2NAD इंटू 2H। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन के अणु निकाल देता है और बनाता क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। जो ग्लिसरैल्डिहाइड है वो ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है, अब जो है यह ग्लिसरिक एसिड क्या करता है, अब इसको जो है ATP कैसे पैदा होता है, अब यहां से ATP का जन्म शुरू, अभी तक ATP लगे थे,
कितने एटीपी लग चुके थे? 2, एक ये लगा और एक ये लगा। अब एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब पहला एटीपी का जन्म, एटीपी का जन्म। इसमें क्या है, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से एक फास्फेट ग्रुप निकलकर तथा एडीपी से संयुक्त होकर एटीपी बनाता है। साथ ही 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। यहाँ पर कितने जो है क्या कहते हैं फास्फेट मूलक है? 2 है, 1, 3, तो एक निकल जाएगा और क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए 1,3 डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें पहले से ही विद्यमान है क्या? एडीपी प्लस 2ADP। ठीक है, ये एडीपी क्या करते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में Mg आयन, मैग्नीशियम आयन, ये 2 धन वैलेंसी, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। एक 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 1 वाला क्या होगा? ये एटीपी में चला जाएगा फास्फेट और बनेगा क्या? 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड प्लस ये एडीपी के साथ एक फास्फेट मूलक जुड़कर क्या बना देंगे? एटीपी। ये एटीपी का निर्माण हो गया। ठीक है, यहां पर एटीपी आपके निर्मित हो रहे हैं। समझ में बात आपके आ रहा होगा। कितने एटीपी? 2 एटीपी। यहां पर 2 एटीपी बन रहे हैं, चूंकि 2NADP लिखा तो यहां पर 2 एटीपी। यहां पर ये इसके फास्फेट मूलक से निकल के इसके 2 मोल हैं। कितने मोल हैं? 2 मोल्स। इसमें 2 फास्फेट निकलेंगे, 2 एटीपी बन जाएंगे। 2 एडीपी से मिलकर 2 एडीपी से मिलकर 2 एटीपी का निर्माण कर देंगे। अब आता है जो है क्या आएगा? अब आता है इसका आइसोमराइजेशन। इसकी अगली स्टेज है अगली स्टेज है समावयवीकरण या आइसोमराइजेशन। 7वां स्टेप है आइसो या समावयवीकरण। इस समावयवीकरण के द्वारा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। यहां पर देखिए ये क्या है? जो है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है किसके उपस्थित में? फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सब में 2 मोल्स हैं, सभी के 2-2 मोल, 2 मोल्स। इसके भी कितने हैं? 2 मोल्स। और अब जो है इसका निर्जलीकरण होगा। 8वीं स्टेप में क्या होगा? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होगा? 2 फास्फोग्लिसरिक अम्ल से जल के 2 अणु निकल जाते हैं और 2 फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल बनता है। देखिए इसमें
क्या है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये बना हुआ था 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या करता है, एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है 2-फॉस्फोइनोल, 2-फॉस्फोइनोल तथा पाइरुविक एसिड, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। ये बन गया, प्लस इससे निकला क्या H2O, जल के अणु निकले कितने, 2 अणु। कितने अणु, 2 अणु। ये 2 अणु जब निकल गए तो क्या हुआ, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जो है, जो एनोलेज एंजाइम है उसकी उपस्थिति में इसका निर्जलीकरण होता है, तो निर्जलीकरण में 2 अणु जल के निकल जाते हैं। अब क्या होता है, अब नॉन स्टेट में फिर एटीपी का, द्वितीय एटीपी, यहां पर एटीपी का निर्माण हुआ तो फिर एटीपी का निर्माण, ये द्वितीय एटीपी का निर्माण, ये अंतिम स्टेज है। अब क्या है, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी से, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पाइरुविक एसिड बनाते हैं। देखिए 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, ये 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नहीं, 2-फॉस्फोग्लिसरॉल, ये बना 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बना था, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। ये 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड धन 2-ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यह क्रिया यहां से इक्वल टू, इसके ऊपर क्या है, पाइरुविक एसिड काइनेज, ये किसे, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, पाइरुविक एसिड प्लस 2ATP, ये पाइरुविक एसिड के कितने मोल्स, 2 मोल्स। यहाँ पर जो है फास्फेट के, यहाँ 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मोल्स, 2 मोल्स, सभी 2 मोल्स, ठीक है, 3 कार्बन वाले हैं यौगिक, सब 2-2 मोल्स बनते हैं। यहाँ पर 2 मोल्स, और ये 2 मोल्स से यहाँ पर कितने बने, 2-फॉस्फोग्लिसरॉल, 2-फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड के 2 मोल बने, 2 मोल्स। इस प्रकार से 2 मोल बनते चले जाते हैं और अंत में 2 अणु पाइरुविक एसिड के बनते हैं और एटीपी के 2 जो है अणु प्राप्त होते हैं। अगर आप देखें तो क्या होता है, प्रारंभ में एटीपी के 2 अणु लगते हैं और लास्ट में एटीपी कितने बनते हैं, 2 प्रथम चरण में बनते हैं, 2 द्वितीय चरण में बनते हैं, तो 4 एटीपी बनते हैं। 4 बने और 2 खर्च हो गए, तो कुल लाभ एटीपी का कितना है, एटीपी का जो लाभ है वो 2 एटीपी का लाभ है और बनता क्या है, पाइरुविक एसिड। अब यह पाइरुविक एसिड देखिए, श्वसन चाहे ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनाक्सी श्वसन हो, दोनों श्वसन की क्रिया में ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। अब ऑक्सी और अनाक्सी की जो क्रिया होगी, अब लास्ट में क्रेब्स चक्र में जाएगी श्वसन क्रिया, और क्रेब्स चक्र में वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अब यह ग्लाइकोलिसिस कहां प्रवेश करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहां संपन्न हुई, जीव
द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, इस मैट्रिक्स के अंदर यह जो है क्रेब्स चक्र की क्रिया संपन्न होगी। अब क्रेब्स चक्र अगले चक्र में बताया जाएगा। अब ग्लाइकोलिसिस को संक्षेप में मैं आपको अभी बताता हूं और उसको आप समझ लीजिए किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं इस बोर्ड को साफ करके नया बनाता हूं, तो रोक दीजिए बेटा। जैसा कि आपको अभी मैंने ग्लाइकोलिसिस डिटेल में बताया, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को पुनः मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए और आपको तैयार हो जाए। यहाँ पर ये कोशिका की संरचना है। कोशिका के अंदर ये क्या है, कोशा द्रव्य है। इस कोशा द्रव्य में क्या विद्यमान है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज। इसी का क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया जब संपन्न हो जाती है तो एक अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरुविक अम्ल के बनते हैं तथा 2 एटीपी का लाभ होता है। एटीपी उपापचय जगत का सिक्का है, कल के टर्म में मैंने आपको बताया है। और उसके बाद जो यहाँ पर पाइरुविक एसिड बनता है, पाइरुविक एसिड, यह पाइरुविक एसिड ऑक्सीश्वसन के लिए यहाँ पर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ जो मैट्रिक्स भरा रहता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी के इसमें जो तरल पदार्थ भरा होता है इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र के बाद ही यह ऑक्सीश्वसन की पूरी क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन क्रिया 2 स्टेप में हो गई, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र। अब हम ग्लाइकोलिसिस को संक्षेप में समझेंगे। यहां हमने पहले से चार्ट आउट कर लिया है, इसको आप देखें। ये क्या है, ग्लूकोज है। देखिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज का यहाँ पर एटीपी फॉस्फोरिलीकरण हो रहा है। एटीपी आता है मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में, फास्फेट इसके साथ क्या होता है, जुड़ जाता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट। एक मूलक इसका फास्फेट का जुड़ के फास्फेट मूलक इसके साथ संयुक्त होकर 1 ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट। फिर यह ग्लूकोज 6 फास्फेट इसका जो है आइसोमराइजेशन होता है। इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फिर क्या होता है, इसका भी फास्फोरिलीकरण होता है और एटीपी फिर जुड़ता है। इसका एटीपी टूट के मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में बनता क्या है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। और फिर इसका विदलन होता है, क्लीवेज होता है। यह 6 कार्बन वाला यौगिक 3 कार्बन वाले 2 यौगिकों में टूटता है, एक एक मोल। एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या बनता है, 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और दूसरा क्या बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। और पुनः यह जब 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड की कमी होती है तो यह डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा पुनः कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। अर्थात एक मोल ये हुआ, एक इससे आके 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, तो ये 2 मोल्स हो गए। और ये फिर क्या होता है, इसका जो है H3PO4 के जो है फास्फेट मूलक से 2 से संयोग करके पहले 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, तो अब एक फास्फेट मूलक और जुड़ गया, तो क्या बन गया 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। यहाँ 3 फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड था, यहाँ फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का ये फास्फेट मूलक के 2 मूलक जुड़ते हैं तो 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पर NAD मैंने अभी आपको डिटेल बनाया था। NAD जो है क्या करते हैं, ये जुड़ते हैं और यह 1,3 डाइफास्फोग्लिसरैल्डिहाइड
डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा। इसमें डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी रहता है और इससे क्या बनता है 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये NAD किसमें कन्वर्ट, हाइड्रोजन का जो है चयन होता है, अब तो किसमें बनता है NAD×2H, और ये चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो उसके लिए चला जाता है। अब बना क्या, ये 2 मोल बने किसके 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब इसमें है ATP के निर्माण की बात। यहां पर ATP निर्माण कैसे होगा, जो पहले से ADP विद्यमान थे वो ADP आके मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। और यहाँ पर ये इसका हाइड्रोजन अपचयित होता है, निर्जलीकरण होता है और एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में यह 2-फॉस्फोएनोल पाइरुविक एसिड में बदलता है और इसके 2 अणु तैयार होते हैं। पुनः फिर ATP का निर्माण, द्वितीय ATP का निर्माण। यहाँ पर ATP क्या है, फिर यही 2 मोल 2 ADP से के साथ जुड़कर मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 2 ATP का निर्माण करते हैं। और कौन सा एंजाइम लगता है, पाइरुविक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 मोल्स यानी कि 2 अणु पाइरुविक एसिड के बनाते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण ग्लाइकोलिसिस की यह क्रिया में ग्लूकोज के 1 अणु से पाइरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। साथ ही यहां पर देखें ATP एक यहां पर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और यहां पर ATP 2 ATP वहां पर ATP कंज्यूम हो रहा है, 1 ATP यहां कंज्यूम हो रहा है। तो कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं, 1 और 1 2। और यहां पर निर्माण कितने हो रहे हैं ATP के, देखिए 2 ATP यहां बन रहे हैं और 2 ATP यहां पर बन रहे हैं। 2 ATP लगते हैं और 4 ATP बनते हैं। इस प्रकार से हमें पूर्ण रूप में 2 ATP का लाभ होता है। और यह पाइरुविक एसिड अब क्या होता है, क्रेब्स चक्र के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाता है। क्रेब्स चक्र अगले टर्म में बताया जाएगा। मेरे समझ से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।